अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में समझ रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन्स क्या चीज़ होती हैं, किस तरह से ये जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, इनकी क्या कैफियत होती हैं, क्या मिजाज होते हैं, क्या दर्जात होते हैं। तो आज हमारा 11वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में अद्वियात की तासीर, कुव्वत या असरात मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में समझेंगे कि कुदरती दवाएं किस तरह से जिस्म इंसानी पर असरअंदाज होती हैं, कितनी कुव्वत से असरअंदाज होती हैं या क्या कैफियत रखती हैं। तो इन कैफियत को नापने के लिए, जांचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जाते हैं जिनसे इनकी कैफियत, मिजाज या कुव्वत का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इन दवाओं की इन्हीं कैफियत, मिजाज या असरात के बारे में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और समझने की कोशिश करते हैं कि दवाओं की तासीरात या असरात मालूम करने के कौन कौन से तरीके हैं। कुदरती दवाओं यानी कुदरती जड़ी बूटियों की तासीर और कुव्वत मालूम करने के लिए 2 तरीके अख्तियार किए जाते हैं। ये 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक को क़ियास कहा जाता है जबकि दूसरे को अमली तजर्बा कहा जाता है। हम इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि क़ियास क्या चीज़ है और तजर्बात क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम क़ियास के बारे में समझते हैं कि क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर या कुव्वत का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जाता है। क़ियास यानी अंदाज़ा या जिसे एनालॉजी या गेस भी आप कह सकते हैं। तो क़ियास क्या चीज़ है? पहले से मौजूद इल्म, इदराक या मुशाहदात की रोशनी में अद्वियात की ज़ाहिरी शक्ल, सूरत और हालत को मद्देनज़र रखते हुए दवा के रंग, बू और जायका से दवा की कुव्वत और तासीर के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसे क़ियास कहा जाता है। यानी एहसास और इदराक की रोशनी में दवा के रंग को देखकर, दवा की बू को सूंघकर या फिर दवा के जायका को चख कर उसके अंदर छुपी हुई पोशीदा कुव्वत और तासीर का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दवा किस मिजाज की है, किस दर्जा की है या किस कुव्वत की है या फिर कौन सी तासीर रखती है। तो क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए 3 तरीके अख्तियार किए जाते हैं। ये 3 तरीके कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले किसी दवा का रंग देखकर उसकी कुव्वत का अंदाज़ा लगाया जाता है, दवा की बू सूंघकर उसकी तासीर का अंदाज़ा लगाया जाता है या दवा का जायका चख कर दवा की कुव्वत या तासीर का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए ये 3 तरीके अख्तियार किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तजर्बात से दवाओं की तासीर किस तरह से मालूम की जाती है। दवा की तासीर मालूम करने का दुरुस्त और यकीनी तरीका अमली तजर्बा होता है, जिसमें किसी दवा को इंसानी जिस्म में दाखिल करके उसके असरात को नोट किया जाता है और जिसमें बदलती हुई कैफियत से यकीनी अंदाज़ा हो जाता है कि यह दवा किस मिजाज की है या किस कुव्वत की है या कौन सी कैफियत रखती है। ये अमली तजर्बा इंसानों से पहले एहतियातन किसी जानवर पर किया जाता है ताकि कोई दवा जो नई जिस पर तहकीक की जा रही हो उसके अगर कोई मुज़िर असरात हों तो वो इंसानी जिस्म पर मुरतब ना हो। तजर्बात के ज़रिए या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करना दुरुस्त और हकीकी तरीका है। तो तजर्बात भी 2 किस्म के होते हैं। एक इत्तफाकी तजर्बा होता है जिसे एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कहते हैं और दूसरा इरादी तजर्बा यानी इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट। तो ये 2 तरीके अख्तियार किए जाते हैं दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए। इनको हम अलग अलग अगली स्लाइड्स में समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के तरीके इस लेक्चर में सीखेंगे और तजर्बात के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब और देखते हैं कि क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर किस तरह से मालूम की जाती है। अद्वियात की ज़ाहिरी शक्ल, सूरत और हालत को मद्देनज़र रखते हुए दवा के रंग, बू और जायका से दवा की कुव्वत और तासीर के बारे में क़ियास किया जाता है। यानी दवा के रंग को देखकर, दवा की बू को सूंघकर या फिर दवा का जायका चख कर उसके अंदर छुपी हुई पोशीदा कुव्वत और तासीर का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दवा किस मिजाज की है, किस दर्जा की है या किस कुव्वत की है या और कौन सी तासीर रखती है। ये तो क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने का तरीका है, लेकिन क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर को मालूम करने को हम 100% दुरुस्त नहीं मान सकते हैं। क़ियास अंदाज़ा है, अंदाज़े में बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश होती है। वो तजर्बाकार, हिकमत रखने वाले लोग ही क़ियास से दवाओं की तासीर का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनकी सारी उम्र मुशाहदात में गुजरी हो और वो दवा को देखकर, दवा को चखकर या दवा को सूंघकर उसकी तासीर का तयन कर सकते हो। आम बंदा क़ियास के ज़रिए दवाओं की दुरुस्त तासीर मालूम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क़ियास में जो तरीका अख्तियार किया जाता है वो रंग से दवा का अंदाज़ा लगाना, यानी रंग के ज़रिए किसी दवा का रंग देखकर उसकी तासीर का अंदाज़ा लगाना।
दवा का रंग देखकर उसकी क़ुव्वत और तासीर का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन ये एक कमज़ोर तरीका है क्योंकि एक ही रंग की अद्वियात मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों और असरात की हामिल हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ रंगों की अद्वियात एक ही मिजाज की भी हो सकती हैं। मसलन नमक, फटकड़ी और मिस्री पिसी हुई हालत में अगर हमारे सामने हो तो तीनों सफ़ेद होंगी। अब तीनों रंग के हिसाब से तो सफ़ेद हैं, लेकिन असरात, कैफियत और मिजाज के लिहाज से बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अब 100% रंगों के ज़रिए किसी दवा की तासीर का अंदाज़ा लगाना दुरुस्त तरीका नहीं होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही रंग की दवाएं मुख्तलिफ तासीर रखने वाली हमें मिलेंगी। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नमक, फटकड़ी और मिस्री तीनों रंग में सफ़ेद हैं, लेकिन तीनों मिजाज में, कैफियत में और असरात में एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से संदल सफ़ेद और संदल सुर्ख रंगत में अलग हैं, लेकिन कैफियत और मिजाज में एक हैं, यानी दोनों के रंग में फ़र्क है लेकिन दोनों की तासीर एक है। इसी तरह से बेमन सुर्ख और बेमन सफ़ेद रंग के लिहाज से दोनों अलग हैं, लेकिन तासीर और कैफियत के लिहाज से दोनों एक हैं। इसलिए रंग देखकर किसी दवा की दुरुस्त तासीर का तहय्युन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही रंग की चीज़ें एक ही मिजाज भी रखती हैं। अब इसी तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर दवाओं की तासीर का अंदाज़ा रंग से कर दिया जाता है कि ये जैसा सफ़ेदा काशगरी है, इसका रंग सफ़ेद है, संदल सफ़ेद है और काफूर, ये तीनों सफ़ेद हैं और तीनों एक ही मिजाज में पाई जाती हैं। अब इस तरह के जो तजर्बात या मुशाहिदात हैं कि सफ़ेदा काशगर का रंग सफ़ेद है और संदल का रंग भी सफ़ेद है और काफूर का रंग भी सफ़ेद है और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनका रंग सफ़ेद है और वो सर्द कैफियत रखती हैं। अब ये एक अंदाज़ा है, एक क़ियास है जिससे मुशाहिदात की रोशनी में दवाओं की तासीर मालूम की जा सकती है, लेकिन ये एक दुरुस्त तरीका नहीं है। रंग के ज़रिए किसी भी दवा का दुरुस्त तयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेशुमार ऐसी अद्वियात होती हैं जो एक ही रंग की होती हैं और मुख्तलिफ तासीर उनमें पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो मुख्तलिफ रंगों की होती हैं जबकि उनकी तासीर एक जैसी होती है, और बहुत सारी ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनकी एक ही रंग में एक ही तरह की तासीर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि सफ़ेद रंग रखने वाली दवाएं अमूमन सर्द यानी बारिद होती हैं, उनमें सर्द कैफियत पाई जाती है। जर्द और सुर्ख रंग रखने वाली जो दवाएं होती हैं उनमें हरारत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि जो सब्ज़ रंग और नीला रंग होता है वो गर्मी और सर्दी में मुतदिल होता है। तो ये रंगों की बुनियाद पर मुख्तलिफ दवाओं को मुशाहिदात की रोशनी में उनके मिजाज और कैफियत का तयन किया जाता है। अब हम देखते हैं बू के जरिए दवा की तासीर का अंदाज़ा लगाना। क्यास के जरिए दवाओं की तासीर मालूम करने का दूसरा तरीका बू से सूंघकर दवा की तासीर, मिजाज या कैफियत का तयन है, जिसमें किसी दवा को सूंघा जाता है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये दवा किस मिजाज की हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की बू को हम खुशबू कहते हैं जिनसे हमें फ़रत हासिल होती है, जबकि बहुत सारी चीज़ों को बुरी बू की बदौलत बदबूदार अशिया कहा जाता है। लेकिन ये तरीका भी 100% दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़ुसूसन मादनियात जैसी ठोस अशिया की बू महसूस नहीं की जा सकती। इसके अलावा भी जिन चीज़ों की बू हम महसूस नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके तमाम अज्जा की बू हम तक पहुँच रही हो, इसलिए ये दुरुस्त तरीका नहीं माना जा सकता है। अमूमन जो तजर्बाकार हुकामा होते हैं, जो तजर्बाकार मालिज होते हैं, वो किसी चीज़ की बू सूंघकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो हमारे आम मुशाहिदे की चीज़ भी है कि हम जब घर में दाखिल होते हैं तो हमें घर में पके हुए खाने की खुशबू आती है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज किस तरह का खाना बना हुआ है। चावल बने हुए हैं, बिरयानी बनी हुई है, या गोश्त पका हुआ है, या कोई टिक्के बन रहे हैं, या कोई और चीज़ बन रही है। अब यहाँ से हमें उस खाने की खुशबू से अंदाज़ा हो जाता है कि आज घर में फलां खाना बना हुआ है। अगर वो हमारे मिजाज के हिसाब से अच्छा खाना है तो हमारी फ़ौरन से भूख बढ़ जाती है, यानी वो एपेटाइज़र के तौर पर उसकी स्मेल भी काम करती है और हमारी भूख बढ़ा देती है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा मनपसंद खाना नहीं बना हुआ होता, तो उसकी स्मेल से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये खाना हमारा मनपसंद नहीं है और आपकी भूख कम हो जाती है। यानी वो स्मेल से सूंघना आपकी भूख को बढ़ा भी देता है और भूख को कम भी कर देता है। इसलिए बू सूंघकर दवाओं की तासीर का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन इसे 100% दुरुस्त नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से अगर हम खाने के लिए बैठते हैं और पिछले किसी वक्त का खाना, एक दिन पहले का या पिछली रात का खाना हमारे सामने रखा जाता है और वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो उसकी स्मेल से, उसकी बू से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है ये खाना ख़राब हो चुका है और हम उसे नहीं खाते हैं। यानी बू एक गेस करने का, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे हम चीज़ों का, उनकी तासीर का, उनकी कैफियत का, उनकी अच्छाई का, उनकी बुराई का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन इसको 100% दुरुस्त तरीका माना नहीं जा सकता है। फिर गुलाब और उस तरह के खुशबूदार जो पौधे होते हैं, उनकी खुशबू इंसान को राहत पहुंचाती है, कल्ब और दिमाग को फ़रत बख्शती है।
تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو خوشبو پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم پر لطیف اثرات مرتب کرتی ہیں اور وہ ہمیں بھلی محسوس ہوتی ہیں، تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی راحت بخش ہوتی ہے، جسم پر راحت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے عموماً جو تیز بو والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں حرارت کی زیادتی پائی جاتی ہے، جیسا کہ زعفران ہے، اس کی تیز خوشبو ہوتی ہے، لونگ کی تیز بو ہے، امبر ہو گئی، مشک ہو گئی، پودینہ ہو گیا، اجوائن ہو گئی، لہسن، دارچینی یا جون بدستر وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں تیز بو رکھنے والی ہیں، اور ان کی تیز بو کی بدولت ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ گرم مزاج رکھنے والی دوا ہے۔ یعنی بو کے ذریعے دواؤں کی تاثیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ماہر تجربہ کار انسان اس کا اندازہ لگا رہا ہو تو وہ درست اندازہ لگا لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم درست طریقہ نہیں مان سکتے ہیں۔ لیکن رنگ سے تاثیر معلوم کرنے کی نسبت بو سے دوا کی تاثیر معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے یہ نسبتاً بہتر ہے۔ اب ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ قیاس کے ذریعے دوا کی تاثیر معلوم کرنے کا تیسرا طریقہ کون سا ہے۔ یعنی قیاس کے ذریعے دواؤں کی تاثیر معلوم کرنے کا تیسرا طریقہ ذائقہ سے چکھ کر دوا کی تاثیر، اس کا مزاج یا اس کی کیفیت کا تعین ہے، جس میں کسی دوا کو چکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دوا کس مزاج کی ہے، کس کیفیت کی ہے یا کس قوت کی ہے، کیونکہ چکھنے سے اس دوا کے زیادہ تر اجزاء ذائقہ کی صورت میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ طریقہ پہلے دو طریقوں سے نسبتاً بہتر ہے۔ لیکن اس پر بھی 100% انحصار کرنا مشکل ہوگا، بلکہ ہر چیز کو چکھنا بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ذائقہ کے اعتبار سے دواؤں کو 8 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم اس سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے۔ قیاس کے ذریعے دواؤں کی تاثیر معلوم کرنے کے جو 3 طریقے ہیں، ان میں سے سب سے جو بہتر طریقہ مانا جاتا ہے وہ کسی دوا کا ذائقہ چکھ کر اس کی تاثیر اور قوت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس کو درست طریقہ مانا جاتا ہے، اس لیے درست طریقہ مانا جاتا ہے کہ چکھنے سے دوا کے زیادہ اجزاء ہماری زبان تک پہنچتے ہیں، ان کے تمام اجزاء کی تاثیر ہمارے جسم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم درست طریقے سے اس کی کیفیت یا اس کے مزاج کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اب چکھنے سے دواؤں کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف ذائقے رکھے گئے ہیں، ان ذائقوں کی بدولت اس دوا کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان ذائقوں میں مخصوص ذائقہ رکھنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں پہلے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم ان دواؤں کی جو کیٹیگریز یا وہ جو ذائقے پہلے سے جن کا تعین کیا گیا ہے ان کے بارے میں سلائیڈ میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ذائقہ چکھ کر دواؤں کی تاثیر کس طرح سے معلوم کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے حریف، جس کو چرپرا یا تیز گرم ذائقہ کہا جاتا ہے۔ چرپرا یا حریف ذائقہ رکھنے والی جو ادویات ہوتی ہیں ان کو اس ٹیسٹ کی بدولت انتہائی گرم ادویات کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جسم میں تحلیل پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کی عام مثال ہمارے سامنے سرخ مرچ اور رائی کی ہے، مسٹرڈ سیڈ اور چلی کی۔ تو یہ ادویات ذائقے میں چرپری ہیں، یعنی حریف ذائقہ ان کا، اور گرمی میں سب ادویات سے زیادہ گرم ہے اور یہ جسم میں تحلیل پیدا کرتی ہیں۔ تو اس ذائقے کی بنیاد پر جب ہم چکھیں گے اور اس کا ذائقہ ہمیں حریف محسوس ہوگا، چرپرا محسوس ہوگا، تو اس ذائقے کی بنیاد پر ہم دوا کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ دوا بہت زیادہ گرم مزاج، بہت زیادہ گرم کیفیت رکھنے والی دوا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جس ذائقہ کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مر، یعنی جسے بٹر یا کڑوا یا تلخ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کڑوا ذائقہ ہے، یہ اس ذائقے حریف یا چرپرے ذائقے کی نسبتاً اس میں گرمی کم پائی جاتی ہے، البتہ دیگر جتنے بھی ذائقے ہیں ان کی نسبت اس ذائقے کی ادویات میں گرمی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے نمبر پر جو گرم ذائقہ رکھا گیا ہے وہ حریف ہے، اور دوسرے نمبر پر مر آتا ہے جسے تلخ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہم ایلوویرا، ازراکی، نیم، جل نیم یا چرائتا وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذائقے میں بہت تلخ ہیں، اور اس طرح کی تلخی رکھنے والی جن کا ذائقہ تلخ ہوگا یا بٹر ہوگا یا کڑوا ہوگا، تو اس کڑوے ذائقے کی بنیاد پر ہم یہ تعین کر سکتے ہیں یہ ایک گرم دوا ہے، لیکن ایسی گرم جو چرپرے ذائقہ رکھنے والی دواؤں کی نسبت کم گرم ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایلوویرا اور نیم کی مثال دی گئی ہے، ازراکی کی مثال بھی ہم لے سکتے ہیں جن کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کڑوے کے ذائقے کی بدولت ان کو اس مزاج اس کیفیت کی ادویات میں رکھا جاتا ہے۔ پھر تیسرا ذائقہ جس کا یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نمکین ہے یا سالٹی، جسے مالے کہا جائے گا۔ یہ چکھنے میں ہی نمکین ہے، جیسے ہی ہم چکھیں گے تو ہمیں اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ نمکین محسوس ہوگا، اور اس کی سالڈ جو ٹھوس جو اگزامپل ہے، مثال ہے، وہ ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والا نمک ہے۔ اس میں گرمی ان دونوں ذائقوں کی نسبت کم پائی جائے گی، یعنی یہ ذائقہ رکھنے والی جو اشیاء ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، جو دوائیں ہوں گی، اس ذائقے کی بدولت اس کا ہم تعین کر لیں گے یہ دوا گرم تر ہے، یعنی اس میں گرمی موجود ہے اور ساتھ تری بھی پائی جا رہی ہے، اور یہ مر یعنی کڑوی دوا کی نسبتاً کم گرم ہے۔ پھر چوتھا ذائقہ، مشہور ذائقہ، ہمارا من پسند ذائقہ، میٹھا ذائقہ ہے۔
जिसे स्वीट या हलू भी कहते हैं। इसकी ठोस मिसाल, ठोस या सॉलिड एग्जांपल शहद की ली जा सकती है, चीनी की ली जा सकती है, गुड़ या मिश्री की ली जा सकती है। यही चीज़ें हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। यही चीज़ें अपने इस जायके की बुनियाद पर ही ग़िज़ाई असर रखती हैं हमारे जिस्म पर। ये कसीरुल ग़िज़ा दवाएँ होती हैं। ये चीज़ें, ये दवाएँ, ये जायका रखने वाली दवाएँ अमूमन मादे को नरम कर देती हैं, मादे को जिस्म से निकालने में मदद फराहम करती हैं। तो अब हम किसी चीज़ को चखेंगे, किसी दवा को चखेंगे और उसका जायका अगर हमें मीठा या हलू या स्वीट महसूस होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये मोतदिल दवा है, यानी गर्मी के लिहाज से मोतदिल होती हैं। तो कुछ जायके अभी हम अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड पे तो हमने सिर्फ 4 जायकों का जिक्र किया है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि बाकी कौन कौन से जायके हैं। 5वां जायका हिफ्स या कसीला या बखट्टा। इसमें सबसे ज्यादा सर्दी पाई जाती है। जिस तरह से चिरपरे जायके में सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, उसी तरह से हिफ्स या कसीले जायके में वाली अद्वियात में सबसे ज्यादा सर्दी पाई जाती है। ये अमूमन कच्चे मेवाजात का जो जायका होता है वो कसीला होता है, वो हिफ्स होता है और उनमें सर्दी की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। लेकिन ये कच्चे मेवाजात जब इन्हें थोड़ी हरारत मिलती है तो पहले इनमें तुर्शी आ जाती है, फिर उसके बाद जब ये पक जाते हैं तो इनमें मिठास पैदा हो जाती है। तो अब अपने इस कसीले जायके की बदौलत जब हम किसी दवा को चखेंगे, किसी चीज़ को चखेंगे, उसका जायका हमें कसीला महसूस होगा। इस जायके की पहले से मुशाहिदे की बदौलत हम उसको कह सकते हैं कि ये सर्द दवा है, सर्द कैफियत की दवा है। फिर छठा जायका जिसका जिक्र यहाँ पे हम कर रहे हैं उसे काबिज कहते हैं। ये जायका हिफ्स यानी इस कसीले जायके से कम, और इसके बाद जो अगला जायका जिसका जिक्र हम तुर्श जायका आएगा उसका जिक्र करेंगे, उसमें सर्दी से ज़्यादा होता है, यानी इसकी निस्बत इसमें सर्दी कम होती है, जबकि इसके बाद जो जिसका जिक्र हम करेंगे उसकी निस्बत इसमें सर्दी ज़्यादा होती है और इसमें खुश्की और सुकेड़ पैदा करने की क़ुव्वत होती है। यानी ये जायका रखने वाली जो दवाएं होंगी, जिसकी मिसाल बेलगिरी की हम लेते हैं, तो इस कैटेगरी के जो इस जायके, इस टेस्ट वाली जो दवाएं होंगी वो जिसमें खुश्की और सुकेड़ पैदा करेंगी। फिर उसके बाद हम जिस जायका का जिक्र करते हैं वो हामिस यानी तुर्श है, सोर, खट्टा। ये जायका तुर्श है। सर्दी में इन जायकों की निस्बतन इसमें कम सर्दी पाई जाती है, मादों में नरमी पैदा करता है, रास्तों को खोलने का बायस होता है। तो ये जायका रखने वाली जो चीज़ें होंगी, जब इनको हम टेस्ट करेंगे तो हमारे सामने जो चीज़ आएगी वो ये होगी कि इसमें काबज़ की निस्बत सर्दी कम पाई जा रही है। फिर 8वां जायका जिसे दसमी कहा जाएगा, ये ठोस हालत में इसकी मिसाल अगर ली जाए तो घी की मिसाल लेंगे। ये ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत सर्द है, यानी गर्म और सर्द के दरमियान में है। इसको हम मोतदिल कहते हैं, बदन में तरी की कैफियत पैदा करता है। और जो 9वां जायका है वो तुफ़ा या फीका, वो जायका जिसे हम टेस्टलेस कह सकते हैं, जिसका कोई जायका नहीं होता। टेस्ट ना होना भी एक टेस्ट है और वो जिस्म पर एक कैफियत भी पैदा करता है। और इसकी आम मिसाल हम पानी की लेते हैं। पानी जायके में फीका है लेकिन जिस्म में तरी पैदा करता है और राहत पैदा करता है। तो इस तरह का जो फीकी चीज़ें होंगी उनको इनके जायके की बदौलत हम इस कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने दवाओं की तासीर मालूम करने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं उनके बारे में मुतालिया किया, जिसमें से एक तरीका क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करना है और दूसरा तरीका तजर्बात के ज़रिए है। आज के लेक्चर में हमने क़ियास के ज़रिए दवाओं की तासीर मालूम करने का तरीका सीखा, जिसमें 3 चीज़ों का जिक्र आता है। सबसे पहले किसी दवा का रंग देख कर उसके मिजाज या कैफियत का अंदाज़ा लगाना। फिर दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि किसी दवा की बू सूंघ कर उसकी तासीर या क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाना। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि किसी दवा का जायका चख कर उसकी क़ुव्वत या तासीर का अंदाज़ा लगाना। तो इन 3 तरीकों से कुदरती जड़ी बूटियों की तासीर या क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसमें सबसे कमज़ोर है वो रंग के ज़रिए किसी दवा की तासीर मालूम करना है, उससे बेहतर उसकी बू सूंघ कर अंदाज़ा लगाना है, और सबसे जो बेहतर तरीका है क़ियास के ज़रिए दवा की तासीर मालूम करने का, वो किसी चीज़ का जायका चख कर उसकी तासीर मालूम करना है। क्योंकि जायका के ज़रिए दवा की तासीर मालूम करने को दुरुस्त समझा जाता है, ये एक बेहतर तरीका है। लेकिन ये भी जो माहिर मालिज होते हैं, जो तजर्बाकार होते हैं, वो इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम पब्लिक या आम स्टूडेंट्स इससे बेहतरीन तरीके से नताइज मुरतब नहीं कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है दवाओं की तासीर या असरात मालूम करने का दूसरा तरीका, जिसे तजर्बा या एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज अली अज़ीमी।